चोर, एक करप्ट, एक झूठा, दहशतगर्द खुलेआम फिर रहा और एक लाडला, एक गुंडा, एक बदमाश। जब अदालत इस तरह आएगा तो अदालत 9 बजे 9:30 बजे खुलेगी और वहाँ से उसको बंडल रिलीफ पैकेज मिलेगा। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे। मैं आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने सियासी अकाओं को खुश करने के लिए हद से आगे जा रहे हैं। मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने बैग उठाना है, इन्होंने बाहर चला जाना है, बाकी लोगों ने यहाँ पे ही रहना है। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही तारुफ कराए देते हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अतर काज़मी और आनम बशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अबूज़र सलमान नियाज़ी भी हमारे शो का हिस्सा होंगे। आपने गर्मा गर्म बयानात देखे। ये जो गुजरा हफ्ता है ये खासा हंगामा हेज रहा, इस लिहाज से भी कि PSL 8 का फाइनल था और PSL 8 का फाइनल जिसने देखा वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरफ ये मैच जाएगा और क्लोज कॉल, इंतहाई क्लोज कंपटीशन था, जिसके बाद एक रन पर फैसला हुआ। और कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सियासी महाजों पर भी है कि समझ नहीं आ रही गेम किस तरफ जाएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, किसका पलड़ा भारी रहेगा। रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। इस स्टेटमेंट पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन ये कौन कह रहा है, सुनेंगे वो। हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि JIT बना दें। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है। ये किसी सूरत इजाज़त नहीं हो सकती कि वो पुलिस वालों को इस तरह खुलेआम धमकियां दें। ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस वालों को गालियां दें और कहें हमें सिक्योरिटी दो, ये नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब क्या समझते हैं, वो कैसे होंगे? ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। केयर टेकर सेटअप के तहत कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करे। ये इलेक्शन जो है ये एक नया झगड़ा और नया तनाज़ा लेके आए। ये इलेक्शन जो है ये मुल्क में फसाद और अनारकी को जो है वो जन्म देगा। यानी इससे भी सिचुएशन टैकल नहीं होगी, ये तशरीह है हुकूमती इत्तेहाद की। वही हुकूमती इत्तेहाद जो अब सर जोड़कर बैठा है। आज बड़ा अहम इजलास था, लेकिन हमें अभी तक मालूम नहीं हो सका कि उससे निकला क्या। तो हम पता कर लेते हैं, अतर काज़मी की बसीरत से फ़ायदा उठाते हैं। अतर, आपसे जान लेते हैं, जिस तरह की सिचुएशन प्रीवेल करती जा रही है, आज सब मिलके बैठे हैं कि इमरान खान का, उनकी स्ट्रेटजी का कोई तोड़ निकाला जा सके। इन अ वे हम कह सकते हैं कि ये इत्तेहाद जो है वो इमरान खान साहब के सामने, उनकी पॉपुलैरिटी के सामने सरेंडर कर चुका है। बात उनके बस से बाहर हो चुकी है क्या? देखिए, अगर आप गुज़िश्ता चंद माह की सियासत देखें तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने हैं। अब हो रहा ये है कि आपने भी इनकी जो बातें सुनाई, उन सारी बातें जहाँ पे ख़त्म होती हैं, बात आके ख़त्म होती है इलेक्शंस के ऊपर कि जनाब ये इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर ये जमहूरी जमातें हैं तो ये इलेक्शन से क्यों फरार इख्तियार कर रही हैं? इमरान खान के सामने इनकी क्या हैसियत है या खान साहब की इनके सामने क्या हैसियत है, वो तो देखें ना, इलेक्शंस में ही पता चलेगा। और अब एक तरह से अनाउंस भी हो चुका है पंजाब के अंदर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब उसकी डेट नहीं दे रहे। पर दूसरा जो इस हुकूमत का रवैया है, देखें हर कदम ये वो उठा रहे हैं जिससे इनको खुद नुकसान हो रहा है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब अभी आए आज, अभी आपने भी उनकी शॉर्ट चलाया, उनका क्लिप चलाया जिसमें वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी वही सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है? मोहसिन नकवी साहब का जो रवैया है, उनकी इंतजामिया का जो रवैया है, वो आपको किसी तौर पे भी लगता है कि एक न्यूट्रल निगरान हुकूमत का रवैया है? भाई आप इलेक्शन करवाने आए हैं, आप रात को लोगों के घरों पे छापे मरवा रहे हैं, आप जिले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान पे करवा रहे हैं, अगले दिन आप उसी के ऊपर एक और नई FIR करवा रहे हैं, क्यों जी जिले शाह का तो एक्सीडेंट हुआ है, कत्ल तो हुआ ही नहीं। तो कहीं पे आपको लगा है कि इस हुकूमत का रवैया मुनासिब है? फिर आप जो है वो जब अवामी रिएक्शन आता है तो फिर आप कहते हैं कि जनाब ये तोड़ फोड़ की सियासत हो रही है। बड़ा उस दिन कंडेम करना चाहिए कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ के नहर में फेंक दिया। फिर उसके ऊपर इस तरह की बातें हुई कि रियासत की जो रिट है वो नहर में बह गई है, नहर में डूब गई है। लेकिन चंद दिन पहले जो पंजाब हुकूमत और उसकी इंतजामिया माल रोड पे जिस तरह तैर रही थी, वो किसी ने देखा नहीं था। जब वो अवाम की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जब पुलिस वाले अवाम की गाड़ियां तोड़ेंगे, आप इस तरह तैरेंगे तो फिर आप इसी तरह डूबेंगे। आपका अपना रवैया कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आप चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो सामने नजर आ रहा है कि पंजाब का सेटअप न्यूट्रल नहीं है।
जो इमरान खान के घर पे उन्होंने कार्रवाई की, उसके घर का गेट तोड़ा। अब नैब ने भी बीच में अपना हिस्सा डाल दिया है। नई तैनाती के बाद पिछले चेयरमैन नैब ये कह के गए थे कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन माशाल्लाह नए चेयरमैन नैब आ गए हैं और बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं। तो अब बुशरा बीबी को भी बुला लिया गया है, इमरान खान साहब को भी बुला लिया गया है। तोशा खाना, ये वही तोशा खाना है जिसके रेफरेंस दीगर जो मोजिज क़यादत के खिलाफ थे पीडीएम के, वो नैब ने वापस भेज दिए। तो जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। इस वक्त पीडीएम की क़यादत और उनके जो भी दोस्त हैं, चाहे वो पंजाब में बैठे हुए या किसी और जगह पे, उनका मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है। आपका मुकाबला पाकिस्तान की अवाम के साथ है। और क्या आप समझते हैं कि ये सब कुछ करके आप अवाम से जीत जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और जनरल साहब, इसमें मरियम नवाज साहिबा खासी बरहम दिखाई दी। उन्होंने वीडियोस शेयर की, उन्होंने कहा ये सियासी लोग नहीं लगते, ये तंजीमों से भर्ती किए गए लोग हैं। और मीनवाइल ये भी कहा गया कि आरएसएस बनते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जमात शिव सेना से उनका तकाबली जायज़ा लिया जाता है। आपके ख्याल में आज शहबाज शरीफ साहब ने जो सबका इजलास तलब करके बैठे हैं, वो सख्त फैसले तने तनहा लेने की पोजीशन में है इस वक्त, या इत्तेहादियों की जानिब से भी रेजिस्ट किया जा सकता है? देखिए, पहले तो जो मोहसिन नकवी साहब ने आज बात की है ना, मुझे इससे दुख हुआ है इस चीज़ का। मेरा ख्याल था कि एक नरम खो आदमी हैं, मामले समझते हैं। जो आज उन्होंने बात की, इसको अगर आप बैकग्राउंड में देखें, जो पुलिस के साथ हुआ या पुलिस ने जो किया, तो दोनों तरफ कसूरवार ठहराना शुरू कर दें तो शायद ये मुश्किल होगा। लेकिन आप स्टेट पावर को इस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप लोगों के हाथ तोड़ दें। अब पुलिस वाले जो पहले ही अगर किसी एक स्टेप से आगे जाएंगे ना, जब भी होगा इससे, तो क्या नतीजा हो सकता है इसका? अल्लाह ताला ना करे, जो मैं सोचता हूँ उससे हम बच के रहें। हमारे जो सियासी ज़ोमा हैं, ख़ास तौर पे जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इससे बहुत बेहतर सोच का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आज पीडीएम क्या करेगी, जी पीडीएम की कोई कल आपस में मिलती नहीं है। इसमें किसी को अगर शक है तो मैं उससे बहस करने को तैयार हूँ। वो इसलिए कि पंजाब में जिसकी लड़ाई नून लीग लड़ने की कोशिश कर रही है, इस पार्टी यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रही है, नून लीग कभी यहाँ उनको स्पेस नहीं देगी। जैसी इलेक्शन अनाउंस हो गई, आपस में लड़ पड़ेंगे ये लोग। मौलाना फजल रहमान की स्टेक्स यहाँ पर नहीं है, उनकी केपी में है। केपी में उनके जो क्या कहते हैं समधी हैं, वो इस वक्त गवर्नर है, जो वो इलेक्शन के साथ कर रहे हैं, वो सबके सामने है ये। तो पीडीएम के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस का सबसे बड़ा इमरान खान नहीं है। इमरान खान तो एक डिफरेंट लड़ाई लड़ रहा है, वो लोगों के जहनों में, दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम जिस तरीके से भी हुकूमत में आई, अब उनका ख्याल ये है कि ताकत जो उनके हाथ में है, स्टेट पावर है, कानून जो उनके साथ जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए वो लोगों की जो जज्बात है उनको दबा सकेंगे। आज तक मैंने होता हुआ देखा नहीं है। अगर पीडीएम सक्सेसफुल हो जाए तो मैं जानता नहीं। अब इस सारे गेम में अगर आप देखते हैं तो नुकसान किसका होता जा रहा है। मेरी बीवी के बयान सुन लें जी। देखिए, दहशतगर्द अगर हैं जो ये बात कर रहे हैं, तो ये जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत ने, पुलिस ने मिल के ये परसों खान साहब के घर के रैंक सैक किया है, तो उनको दहशतगर्द मिला वहाँ से कोई? जो मीडिया की रिपोर्ट से आ रही थी, तो वहाँ से मिला ही कुछ नहीं इनको जी। वेपन्स बाद में पहुँचाए गए। फिर वो पेट्रोल बम की जो बात कर रहे थे, मैंने देखी है पेट्रोल, जिसने भी ये कोशिश की है दिखाने के लिए, उनको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम नहीं बनते। ऐसा ही है, पेट्रोल बम ऐसे नहीं बनते जी। मैं आखिर बताना नहीं चाहता हूँ देर कैसे बनते हैं वो, बहरहाल ऐसे नहीं बनते। इसलिए इस किस्म की जो मज़ाक का खेस क्लेम्स है ना, उससे बचें। अपना भी मजाक ना उड़ाएं और पाकिस्तान का मजाक भी ना उड़ाएं। बोधी स्ट्रेटजी ना रखें। तो कुछ सोच के काम करें जो भी करना है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आप बजाय इसके कि हुकूमत, केयरटेकर हुकूमतें इस सारी आग को ठंडा करने की कोशिश करें, वो उसको हवा नहीं दे रही। अब बल्कि उन्होंने पेट्रोल पंप पूरा जाके ऊपर उंडेल दिया है। अब जब ये नकवी साहब की बातचीत सुनी है, अब इससे आगे भड़केगी जी। देखिए, अब खान साहब पर जितने मर्जी इल्ज़ाम हो कि किसी घर में इस तरीके से, किसी महज़ब मुआशरे में, किसी महज़ब पुलिस को इख्तियार हासिल होता है किस तरह चले जाए इसके बीच में? घर तोड़ दिया गया, पूरा घर रैंसैक कर दिया गया, क्या मिला उनको वहाँ? ठीक है, ठीक है। एक खातून वहाँ पे मौजूद थी, शायद उनकी खान साहब की बहन भी मौजूद थी जी, उनकी हमशीरा थी। तो ये अगर जो बात हम कर रहे हैं, इससे पहले मैं देखा है फजल रहमान साहब के बयान हमारे सामने नहीं है। ठीक है, लेकिन नैब ने बुलाया था, एक बात उन्होंने कहा जी हम 1 लाख बंदा लेके आएंगे, किसी जरूरत नहीं मुझे बुला सके जी। चुप करके बैठ गए सारे लोग। मरीम बीबी आई, नैब ने बुलाया था, पथराव हुआ, कुछ हुआ उसके बाद? ठीक है, ऐसी रीत नहीं कायम करनी चाहिए जो बाद में कोई और करे तो फिर आपको चुभे। अभी हुकूमती इत्तेहाद का यही मौक़िफ़ है कि अगर जत्थे साथ ला के अदालत में पेशी की रिवायत कायम की गई तो आइंदा के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब राना साहब, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा
मरियम औरंगजेब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब जो भी केस बिल्ड कर रहे हैं जिसमें दहशतगर्द तंजीमों के साथ और कच्चे के इलाके के डाकुओं के साथ तशबीह दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपके ख्याल में हुकूमती सफ़ों में कहीं ना कहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कलदम करार दिया जा सकता है? क्योंकि नाहली तो अभी दूर दिखाई दे रही है, इमरान खान साहब का माइनस होना भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जो कोशिश की जाएगी मेरे ख्याल में, और जो केस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, वो उसी तरह केस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जैसे किसी ज़माने में MQM के खिलाफ कोशिश की गई थी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस इरा में और इस इरा में बहुत फ़र्क है। और ठीक है, आप इस वक्त जो स्टेट जो होती है हमेशा उसका अपर एंड होता है, बट आई पर्सनली थिंक कि थोड़ा सा 90s से बाहर निकलना चाहिए, 1990 की दिहाई से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए स्ट्रेटजी में। और अगर किसी को नाअहल करार देना है और अगर फिलहाल नाअहल करार नहीं हो रहा तो उसको अगर उसकी तंजीम को कलदम करार देना है तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी आई पर्सनली थिंक शुड बी डिफरेंट। अच्छा, ऐसे राना साहब, हाँ, स्ट्रेटजी तो डिफरेंट होनी चाहिए, ये आइडियल हम बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि ऐसे लगता है आला अदलिया एक शख्स के सामने बेबस है। आज जो इजलास होने जा रहा है और कल 1.5 घंटे की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की गई है, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे, बातचीत की उन्होंने सिचुएशन के ऊपर। आपके ख्याल में हुकूमत अब सारे मामलात अपने हाथ में लेने लगी है, सख्त फैसले हो सकते हैं कल या आज के इजलास के नतीजे में? बिल्कुल हो सकते हैं जी। और बेसिकली आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पे इस वक्त तक आज जो हुई है यहाँ पे मुलाकात, जो बैठक हुई है आज, उसमें देयर वाज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई पर्सनली थिंक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को कोई सरोकार नहीं है कि जनाब आप फौरी तौर पे इलेक्शंस करा लें या बजट के बाद इलेक्शंस हो। इमरान खान साहब खुद भी आई पर्सनली थिंक चाहते ही हैं कि बजट यही हुकूमत पेश करे और जनाब इलेक्शंस उसके बाद हो, बट देन अगेन उस पर वो अभी तक अपना मौकफ जो है क्लियरली पेश नहीं कर रहे। रीजन है उसके उनके, ठीक है, वो अपनी जगह। JUI की अगर मैं बात करूं तो JUI ने आज जो अपने जो यहाँ पे इनपुट दी है इजलास में, दे वर नीदर हेयर नॉर देयर। सो उन्होंने कोई चीज को हथपल्ला फड़ाड़ नहीं देता उन्होंने। PMLN जो है डेफिनेटली दे डोंट वांट इलेक्शंस इमीडिएटली उनको इलेक्शन नहीं चाहिए। नाउ इसमें दरमियान में से रास्ता कैसे निकाला जाए कि इमीडिएटली इलेक्शन ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी ना हो, तो वो एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। और उसको कैसे निकाला जाएगा, उस रास्ते को, दैट इज येट टू बी डिस्कवर्ड, वो सामने अभी आएगा। लेकिन उसमें कई चीजें आ सकती हैं, क्योंकि अबू जर जो है वो बता सकेंगे हमें कि उसमें अंदर से कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। लेकिन एतजाज अहसन साहब मेरे प्रोग्राम में आज से कई माह पहले कह चुके हैं कि जनाब कोई सोचे भी ना कि इलेक्शन जो है डिले हो सकते हैं। अगर कोई सोचेगा भी तो वो उसपे आर्टिकल 6 हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या करें? कहा जा रहा है 24 घंटे में अहम ऐलान हो सकता है, क्योंकि हर तरफ से तो माजरत की गई है, एक्सक्यूजेस पेश किए गए हैं। जी आयशा बिल्कुल ठीक है। जब हर तरफ से माजरत होगी तो फिर मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो एक्सक्यूज है, और वो एक्सक्यूज कितना ऑथेंटिक होगा, उसका कितना वेट होगा, उसको दैट इज येट टू बी सीन। क्योंकि उसका वेट जो बनेगा डेफिनेटली बनेगा और उसमें से रास्ता निकलेगा। वो कानूनी रास्ता कैसे निकलेगा वो मैं उस पर कानूनी राय मैं शायद ना दे सकूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लॉ, बट देन अगेन उसमें से रास्ता निकलेगा। और जो मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शंस फॉर जो वक्त मुकर्रर वक्त है जो अभी कहा गया है, उसमें होने मेरे लिहाज से, मेरी जो सोच है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 33 साल का, उसमें मुझे वक्त पे होते हुए नजर नहीं आते। वो किस तरह वो शेप आउट होंगे, किस तरह शेप होगी उसकी, वो कैसे उसको अनडू किया जाएगा और कैसे ड्रैग किया जाएगा, दैट आई डोंट नो। उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, उसका लीगली रास्ता कैसे निकाला जाएगा, दैट आई डोंट नो। लेकिन वक्त पे होते हुए मुझे नजर आज भी नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। आज भी अबू जर आ गए वैसे। अबू जर इज वेरी मच हियर एंड वी कैन ऑलवेज टॉक टू हिम जी, वो अपनी लीगल राय दे सकेंगे। लेकिन मुझे आज भी इलेक्शन होते हुए जो मुकर्ररा वक्त है उस पर नजर नहीं आते। क्योंकि अगर ये इलेक्शन करवा भी लेंगे आप, अगर 2 सूबों में या 1 सूबे में इलेक्शन अगर आप करवा भी लेते हैं, तो देयर आर सो मेनी इश्यूज
There are वो so अगर आप many issues election in the करा long भी run लेंगे जो तो आपको उसका फेस result करने पड़ किसी- सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस फिर भी रहेंगी, किसी लीगल को इम्प्लीकेशंस accept क्या हो ही नहीं सकती होगा, हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा आयशा, किसी को आयशा, एक्सेप्टेबल कोई ये accept नहीं होगा। करेगा दूसरा उसका ये result। कि इसका नुकसान इन द लॉन्ग रन डेमोक्रेसी को ही होगा। जिस डेमोक्रेसी की बात करके इक्तदार में आते हैं, उसी को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन लीगली इसको ट्रीट करने का कोई ऑप्शन है या नहीं, अबू ज़र से बात करेंगे ब्रेक के बाद आगे। वेलकम बैक टू द शो। अब हालात ऐसे हैं कि तशवीश तो हर तरफ पाई जा रही है, लेकिन हल शायद किसी के पास नहीं है। हमने चीफ जस्टिस साहब का भी बयान सुना, उन्होंने भी बात करते हुए कहा कि इख्तलाफ को छोड़कर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बहस जहाँ छोड़ी, कानूनी पेचीदगियों को अबू ज़र आप अच्छा समझते हैं, पेचो खम को ज़रा सुलझा के बताएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शंस में है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इससे भी मसला हल नहीं होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम आइन में कोई ऐसी तरमीम करें कि इलेक्शंस एक साथ ही हों, अगरचे इधर एक तरफ तारीख मिल चुकी है और दूसरी तरफ तारीख का कोई पता नहीं है? देखें आयशा, ख्याल तो आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा भी है, लेकिन उसका मसला ये है कि उसका एक तरीक़ाकार होता है। अगर आइन में हमें तरमीम करनी है तो उसकी कुछ लवाजमात है जो पूरे करने पड़ेंगे। वो ये है कि आपको सेनेट से और जो कौमी असम्बली है आपकी, वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। और अनलेस और अनटिल अगर आप वो नहीं करते तो फिर जो इंतखाबात की जो डेडलाइन है वो 90 दिन की है, और अगर उस 90 दिन के अंदर नहीं होता तो फिर जो ही रिस्पॉन्सिबल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर वो आइन से इनरहाफ करेगा, वो आपके आइन को पामाल करेगा, और अगर वो करेगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, रेपरकशंस भी होते हैं, क्योंकि कोई भी आइनी ओहदा जब आप उसका ओथ लेते हो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, ये बेशक मैं आपको अच्छा मैं सादा कर देती हूँ सवाल को अपने, ताकि आप भी सादा सा समझा सके। अनप्रेसिडेंटेड है ना ये सिचुएशन। अबू ज़र को मेरी आवाज जा रही है? अच्छा अबू ज़र, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, एक एक्सटेंशन का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक तरमीम की गई थी और वो फिर हो गया ना, वो चीज प्रैक्टिकली हो गई। क्या अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए और पार्लियामेंट उस पर एक्ट करे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हदायत नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि वो कानून बनाए, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट्स का बड़ा लिमिटेड रोल था लॉ मेकिंग में। वो मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि आप इनिशिएट करें लॉ मेकिंग का प्रोसेस, लेकिन कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट की सवाबदीद है, या आइन को अमेंड करना या आइन बनाना। आइन तो खैर अब बन नहीं सकता, आइन साज असेंबली तो एग्जिस्ट करती नहीं है। जो आइन को अमेंड कर सकते हैं आप, वो अब सिर्फ पार्लियामेंट की अपनी सवाबदीद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रोल ये होता है, कोई आइन की उनके पास प्रोविजन आती है तो उसको जब वो उसकी तशरीह करते हैं, अगर वो उसकी ऐसी तशरीह करें कि बिल्कुल उसको रीराइट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन को, वो पॉसिबल है। जिस तरह आपने 63A को देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें परपोसिव इंटरप्रिटेशन करके एक नई कंडीशन खुद ही ऐड कर दी। तो ये तो कोर्ट्स करती हैं, लेकिन बड़े रिलक्टेंट होती हैं करने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बिल्कुल नहीं डायरेक्शन दे सकती। जहां तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला लॉ था जो अमेंड हुआ था, वो तो देखें जी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको अमेंड करेंगे तो तब इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी एक्सटेंशन को। फिर हमारी जो लॉ मेकर्स थे वो खुद ही भागते भागते बिल्कुल घोड़ों पे सवार होके आए कि हम जी, उस वक्त तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल थी, बल्कि सारे थे कि जी नंबर हमारे ज़्यादा आए, जैसे कोई एग्जाम हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है कि कौन ज़्यादा अच्छा बच्चा है, तो फिर वो उन्होंने सबने वोट दिया उसमें। तो पार्लियामेंट आपकी एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए देखें किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, तो वो तो कुछ भी पॉसिबल है इस मुल्क में। लेकिन अभी फिलहाल की जो पोजीशन है आईनी कानूनी, वो ये है कि आपने इलेक्शन विद इन टाइम कराना है उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब इसमें कंटेम्प्ट ही आएगी, नई जजमेंट नहीं आएगी। कंटेम्प्ट आएगी तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल है अपने ओथ की वायलेशन कर रहा होगा, फिर उसने देखना है। हाँ, लेकिन कंटेम्प्ट किसके खिलाफ हो सकती है? अभी केपी में भी तौहीन अदालत की वो दरखास्त लेके चले गए हैं, उधर क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर? और यहाँ अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐलान कर देता है और वो बता देता है कि ये मजबूरियां हैं, तो देखें, मजबूरी जो है ना वो आइन में लिखी हुई है। ये मजबूरी नहीं है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है। 2013 का आपको इलेक्शन याद होगा, 2000 इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर आपका खराब था मुल्क के अंदर। तो दिस इज नो एक्सक्यूज। ये कि हमारे पास पैसे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है हम ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते,
ये सारे एक्सक्यूजेज हैं जो आपके आइन जिनको रिकग्नाइज नहीं करता। ठीक है, एक ही रीजन सिचुएशन है, आपके मुल्क में इमरजेंसी लगी है, वो भी पार्लियामेंट से रेटिफाई होके तब 1 साल की एक्सटेंशन हो जाती है, आगे चला जाता है। उसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है कि आप मुल्क का जो आपके इलेक्शन है या इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको आप रोक सकें, कोई भी तरीका नहीं है। देखें, इसमें अगर गवर्नर साहब ये कहते हैं जी मुझे खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं लगती, मेरे पास आइन में प्रोटेक्शन है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। अगर जो लॉयर हो दूसरी साइड का, वो कंटेम्प्ट के साथ एक पिटिशन फाइल करे, फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी तारीख दे सकती है कि इस तारीख को इलेक्शन हो, फिर जो सुप्रीम कोर्ट देगी तारीख को इलेक्शन, तो फिर गवर्नर साहब खुद बाईपास हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट कि कोर्ट किस तरह क्रिएटिव होती है और किस तरह फैसिलिटेट करती है आपके मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस को, और वो इंश्योर करती है कि आपको जो आइन हो वो पामाल ना हो, वो आइन आपका जो है वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको इंश्योर करती है और ऐसा ही इरादा दिखाई दे रहा है। कोर्ट्स तो जाहिर है हुकूमत को यही कह सकते हैं, काम है जी, ये काम है जी, सुप्रीम कोर्ट का जी इंश्योर करना। कोई एक तो सेन बात करे इस सारे जी जी जी। और अभी ये भी इतलात आ रही है अतर कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक मुशावरती इजलास में इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि हुकूमत से बातचीत की जाए, लेकिन हुकूमत पहले इलेक्शंस की तारीख अनाउंस करे, और दूसरी तरफ 22 के बजाय 23 मार्च को जलसा करने पर गौर हो रहा है। लेकिन इस पर जो हम रिएक्शन देख रहे हैं निगरान हुकूमत का, वो ये कि वो सिक्योरिटी देने से इनकार कर चुके हैं। मीनवाइल लिस्ट भी बन गई है अरेस्ट करने की कारकुनान को। आपके ख्याल में ये जलसे को नाकाम बनाने की स्ट्रेटजी है टेम्पोरेरीली, या इन द लॉन्ग रन इसके ऊपर मजीद काम तेज किया जाएगा? देखें, आप पहले दिन से देख लें जब से ये निगरान हुकूमत आई है, मुख्तलिफ जो इनके इक़दामात हैं वो तो लगता ये है कि ये भी उन्हीं इक़दामात का एक तसलसल है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जो भी उनका सिस्टम है पंजाब के अंदर, जो उनके वर्कर्स हैं या तंजीमी बॉडीज़ हैं, उनको टारगेट किया जाए। जो नई लिस्ट आई है, जिस तरह के छापे पड़े, वो गुज़िश्ता रात सब कुछ हमने देखा। लेकिन देखें, एंड ऑफ द डे इस हुकूमत का काम, निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है। ये इलेक्शन करवाने आए हैं, कब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे? देखिए, राना साहब ने जो फरमाया मैं उससे एग्री करता हूं कि कब आपको सूरत-ए-हाल यही नजर आ रही है, कोशिश एग्जैक्टली यही की जा रही है कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं, इस किस्म के हालात पैदा कर दिए जाएं कि कोई भी इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई मौक़िफ़ ना रखे, या हर शख्स ये कहे कि जनाब ऐसी हालत होगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, और राना साहब ने यह भी दुरुस्त फरमाया कि उनका 33 साल का तजर्बा भी है और वो चीज़ों को बहुत सारे इलेक्शंस कवर भी कर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरी भी 24-25 साल उम्र हो गई है, हमने भी आइन पढ़ा है, और हमें भी ये नज़र आ रहा है, हमने लिखा हुआ आइन में कि जनाब के इलेक्शंस करवाने हैं। तो अब ये खदशात तो दुरुस्त है, पर जो भी शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएगा, वो आइन को एक साइड पे रखेगा। ये नहीं हो सकता कि इस आइन के अंदर से वो कोई गुंजाइश निकाले। अब कौन वो शख्स है जो आइन को एक साइड पे रख के इलेक्शन नहीं करवाएगा, अब ये हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो निगरान हुकूमत है, आइन के अंदर इनका जो मुद्दत है वो भी बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कितने दिनों के लिए ये हुकूमत होगी, तो उसके बाद इस हुकूमत की क्या अथॉरिटी होगी, उसको किस तरीके से आगे चलाया जा सकेगा। अगर इस निगरान सेटअप को हम तूल देते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ कर सकेंगे। हाँ, मंसूबा है, प्लान है, ख्वाहिश है, और वो बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारे प्लान, बहुत सारी ख्वाहिशें जिस तरीके से अवाम ने पिछले दिनों रोंदी हैं वो आपके भी सामने हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी जो ख्वाहिशें हैं, जब तक वो अवाम की ख्वाहिश के साथ बिल्कुल मिलेंगी नहीं, हम आहंग नहीं होंगी, तो ये ख्वाहिशात भी इसी तरह रोंदती जाएंगी, इसी तरह इनके दिल और इनके इरादे टूटते जाएंगे। चले, ये आने वाले दिनों की पेशन गोई है। बहरहाल फैसल वावडा साहब भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब भी नहीं चाह रहे इलेक्शंस, यानी कि इमरान खान साहब जो सबसे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, उन्हीं के हवाले से फैसल वावडा साहब शक का शिकार क्यों हैं? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, इलेक्शंस के इनेकाद के लिए जो उज़र पेश किए जा रहे हैं ना राना साहब, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नहीं है, बल्कि उसके लिए फाइनेंसिंग यानी कि पैसे भी नहीं है। बाकायदा बताया जा रहा है कि मईशत बहुत ख़राब है और अभी तक IMF से हमारी डील भी फाइनल नहीं हो सकी। वो अपनी जगह पर एक बड़ी हकीकत है और तल्ख हकीकत है, उसके रीजंस भी हमें नहीं मालूम। लेकिन फैसल वावडा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नहीं चाहते, और वो ये चाहते हैं कि यही हुकूमत ज़रा बजट पेश करके दिखाए तो ज़ाहिर है नहले पे दहला हो जाएगा। उनकी मकबूलियत जो पहले ही 2 आदशा है वो तो और कई फरलांग आगे चली जाएगी। आपको लगता है उनकी इस बात पे वजन? मैंने तो अभी आपको बोला है, आपको फैसल वाडा की स्टेटमेंट याद रही, मेरी बात नहीं याद रही। अभी तो मैंने पहले बोला था अभी शुरू में प्रोग्राम के कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब भी जो चाहते हैं कि उनको इलेक्शंस हों,
खान साहब भी यही चाहते हैं। नहीं तो खान साहब ने इतना शोर क्यों डाला हुआ है राना साहब? उधर तौहीन अदालत की दरखास्त लेके जा रहे हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। साहब को ये तो हमारे 24 साल के जो यहाँ पे एंकर बैठे वो तजुर्बे की उन्होंने बात की थी, उसमें मैं समझ गई थी बिटवीन द लाइंस कि वो अपने जो करियर है एज ए जर्नलिस्ट उसकी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की अगर 26 साल जद्दोजहद है तो इनका 26 साल जर्नलिस्टिक करियर है, उसकी बात कर रहे थे वो। नहीं आप क्लैरिफिकेशन अतर की बिहाफ पे मत दें, लेकिन एनीवेज बात ये नहीं, खान साहब भी ऑन अ सीरियस नोट, खान साहब भी नहीं चाहते। खान साहब व्हाई वुड खान साहब गो फॉर दिस थिंग, यू नो, कि आगे बजट देना, वो कौन देगा बजट? जी बजट वो नहीं दे सकते। अगर जो भी केयर टेकर सेटअप आए चले, फॉर दैट मैटर खान साहब को मेजोरिटी मिल भी जाती है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो प्लीज याद रखिए, देखिए मैं जो पॉइंट यहाँ पे, द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन कहता है, ये जो इतराजात है, किसी के पास पैसे है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई करा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करा सकती है, डिफेंस करा सकती है, जो भी है, दैट इज नॉट द इशू। माई पॉइंट इज डिफरेंट। माई पॉइंट इज कि अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, जहाँ पे हल्का बंदियां होनी है, जहाँ पे मर्दमशुमारी होनी है, जहां पे आपने जनाब एक सूबे का आप करा दे, बाकी सूबे में ना हो, दीज आर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज। तो वो सारे ऑल टुगेदर ये कराना चाहते हैं इलेक्शन, और वो सारे ही इकट्ठे ही होंगे। और अगर इस तरह अदे फजजे होंगे, यानी कि एक सूबे में होंगे, एक स्टेट में होंगे और बाकियों में नहीं होंगे, तो वो उसके बाद भी बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी। और फिर मैं वही बात कहूंगा आपको, जब तक ये बैठ के सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं करेंगे आपस में पॉलिटिशियंस, इलेक्शन की तरफ चले भी जाए, इलेक्शन करवा भी ले, 10 दफा करवा ले, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाएगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, खड़े रहेंगे, और ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यहाँ पे यही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आज से 4 साल 5 साल बाद भी बैठ के। तो प्लीज पहले बैठ जाए, सारी चीजें डिस्कस करके सॉर्ट आउट करें, प्लीज सॉर्ट आउट करें इन चीजों को कि इलेक्शन होने कैसे चाहिए, किस तरीके कार से होनी चाहिए, और फिर उसके बाद इलेक्शन कराए ताकि जो हारे वो भी मान जाए रिजल्ट्स को। ऐसा कब हुआ कि कोई हारने वाला अपने रिजल्ट्स माने? ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ राना साहब? देखें आयशा, नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं ना। एक नया यहाँ पे बाप यहाँ पे लिखते हैं, मैं जरा उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देन अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड, और आगे हम इसको एक नए तरीके से एक सारी चीज को लेके आगे चलते हैं। ठीक है, जो भी जीते, और वंस फॉर ऑल एक फ्री एंड फेयर और बिल्कुल अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन करवा दें, लेकिन पहले ये पॉलिटिशियंस बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। देखिए अभी भी पीडीएम के अंदर इख्तलाफात है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जिस वेले मर्जी इलेक्शन करा दो। मौलाना फजलुर रहमान साहब ना तो इधर है ना उधर है। अच्छा, ऐसी खबरें भी आ रही है कि कोई नाराज होकर गया इजलास से, आप तस्दीक करेंगे इस खबर की? पीडीएम के इजलास से, इत्तेहादी जमातों के इजलास से कोई खफा होके गया है, कोई आया है? मेरे पास जो खबर है वो ये है कि वहां पे जहां पे थोड़ी सी यहाँ पे आई वुड से एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स जरूर हुए, ये मेरे पास खबर जरूर है। और उसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो, उसको कोई इश्यूज नहीं है कि जब मर्जी इलेक्शन करा दें। पीपल्स पार्टी हैज नो इश्यूज, वो बिल्कुल कहते हैं जिस वेले मर्जी इलेक्शन करा दो। तो एतराज किसको है? एट द वेरी सेम टाइम नून लीग चाहती है कि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर ना हो, ठीक है। और मैं फिर बोलता रहा हूं आपको, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं जनाब के इलेक्शन हो ना हो, वो ना हाँ करते हैं ना करते हैं। तो इसलिए एक सिचुएशन है। और जो जनरल साहब बात कर रहे हैं ना कि जिस दिन इलेक्शंस की डेट वाकई आ गई ना कि जी ये डेट है और इस पे जनाब सारे मुत्तफिक है, जनाब पॉलिटिशियन भी मुत्तफिक है, इलेक्शन कमीशन भी मुत्तफिक है, और सारे सूबों के जनाब जो भी केयर टेकर सेटअप्स हैं वो भी, आई डोंट नो उनकी मर्जी जरूरी है या नहीं है, बट सब मुत्तफिक है। उस दिन आप देखिएगा यहाँ पे होता क्या, ये पीडीएम विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये बिल्कुल इसलिए क्योंकि उनकी सर्वाइवल भी उसी में है। अगर ये नहीं फॉल आउट करेंगे तो उनकी सर्वाइवल नहीं है आगे इलेक्शंस में। उनको आपस में छोड़ना पड़ेगा एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे तो उनका सर्वाइवल होगा इलेक्शंस में। तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन देन अगेन सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बैठ के सॉर्ट आउट कर लें चीजें, सारे पॉलिटिशियन, सारी लीडरशिप, और फिर इलेक्शन करवाएं ताकि एक दफा ये सारा मसला ही खत्म हो जाए, एक दफा सारे इश्यूज ही खत्म हो जाए, ठीक है।
ये टिट फॉर टैट वाली जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ना, वो भी खत्म हो जाए एक दफा के लिए। अगर हमारे सियासतदानों में बुर्दबारी का इतना मादा होता, मिल बैठने का इतना जज्बा होता, इतना दर्द इस मुल्क का होता, तो अभी बहुत से स्पीड ब्रेकर्स जो हमने देखे हैं, झटके सहे हैं, IMF के साथ डील के मामले पर जो तातुल आया है, ये सब कुछ ना होता। जनरल साहब देखें, ग्लोबली जो हम इस वक्त देख रहे हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। जो दुश्मन है, अब तुर्की और मिस्र की बात करें, सऊदी ईरान की बात करें, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उधर चीन के सदर मॉस्को पहुंच रहे हैं। एक नया रीसेट है इस चेस बोर्ड पे, ग्लोबल चेस बोर्ड पे, बट वी आर अनेबल कि हम थोड़ी सी पेशरफ्ती कर लें मसाइल के हल की तरफ। क्या कहेंगे, हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिटैच नहीं है हकीकत से, रियलिटी से? देखो, मेरा ख्याल है कि हम जो हमारी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ दी है, उसकी वजह से अभी तक से अगर बचे हुए हैं तो ठीक है, वरना तो हम टोटली रेलेवेंट है टू द होल एनवायरनमेंट। और मजीद हो रहे हैं जनरल साहब। अच्छा, उसके बाद आपकी क्या हैसियत है स्ट्रेटेजिकली, और अभी आप इग्नोर कर रहे हैं? उसी तरफ आ रहा हूं, इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। वेदर इट इज सब कॉन्टिनेंट के इशू में देख रहे हैं आप, जब मिडल ईस्ट की तरफ चले जाएं, में देख लीजिए, आप ग्लोबली देख लीजिए जी। सीरिया के प्रेसिडेंट आए हैं बड़े अरसे बाद यूएई में, तो यूएई के प्रेसिडेंट खुद गए एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए उनको। आपने तुर्की के और मिस्र की बात की, आपने ईरान की और सऊदी अरेबिया की बात की। अभी सऊदी अरेबिया के शाह ने ईरान के सदर को दावत दे दी अपना। चीनी सदर रूस से मिल रहे हैं। दुनिया को भी बात समझनी, हमारे लोगों को बात नहीं समझ आएगी। मैं अभी आपसे बात कह रहा हूँ, सब दोस्तों से कह रहा हूँ, दुनिया जो मगरबी दुनिया को डर ये पड़ा हुआ है कि ईस्ट टू ईस्ट जो लिंकेजेस और डेवलप हो रहे हैं सारे, ये जो भी डेवलपमेंट्स आप देखें, आप जो हेमिस्फेयर के जो ईस्टर्न हिस्सा है ना, उसमें आप देखिए डेवलपमेंट हो रही है सारी, वो सारे आपस में इकट्ठे होते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लग यूँ रहा है कि जो दुनिया का इकोनॉमिक ऑर्डर है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मेन स्ट्रेंथ है, उसका जो कैपिटल है वो अभी वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है जी। और प्रॉब्ली द न्यूयॉर्क विल बी शंघाई। और उसकी वजह से मगरबी दुनिया को भी बात समझ नहीं आ रही कि हम डील किसे कैसे करें। दूसरा, जहाँ तक पावर, ओवरऑल मिलिट्री पावर का ताल्लुक है, तो मिलिट्री पावर में अगर आप देखें तो इस वक्त रूस ने पूरी मगरबी दुनिया को यूक्रेन में बांध के रख दिया है। उन्होंने बहुत सारे लोग बहुत कुछ लेके आए। इस वक्त रूस हैज़ एन अपर हैंड। यूक्रेन की इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज हो गई हुई हैं कि यूक्रेन के लिए सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने 2 हफ्ते पहले अमेरिका को कहा कि आप बंदे लेके आइए यहाँ पे, पुट योर बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर आपने हमें बचाना है। इसमें चीन की तरफ जो उसको घेरे में लेने की अमेरिकी कोशिश है, जिसमें हमारा हमसाया भारत बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो ये बात अमेरिका को भी समझ आ गई है और ये भारत को भी समझ आ गई है। अगर ये कोशिश हुई तो चीन के तो ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, मसला भारत को पड़ेगा। क्योंकि जो भारत के मगरबी सरहदों में पहले था ना, खमालिया खड़ा है बहुत ज़्यादा और वो भारत को प्रोटेक्ट रखेगा। चीन ने लद्दाख के ज़रिए वो रास्ता बता लिया है अपना जी। और अब वो जो साउथ में एक जो डैम बनाने जा रहे हैं, और डैम अगर बन जाता है, इंडिया बांग्लादेश में बना रहे बहुत बड़ा डैम, बन जाता है तो फिर तो टोटली रहम करम पे होगा भारत उनके। तो भारत को भी ये बात ऐसा समझ आती जा रही है। मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आज तक आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान की सूरत हाल पे, पाकिस्तान की रीजनल उसमें जो अलाइनमेंट में सूरत हाल पे क्या हमारी अप्रोच है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या, या पाकिस्तानी की पॉलिसी है भी कि नहीं है पॉलिसी। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सेनेट में खड़ा होकर बयान दे रहा है आज अभी उसमें वो अपने क्लैरिफिकेशन देते जा रहे हैं। भाई जो आपकी पे ग्रेड से ऊपर चीजें हैं जिनका आपको पता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, आप क्यों बात करते हैं उससे? आप कंसर्न आदमी से छोड़ देते हैं, आप सिर्फ एक हेडलाइन बनाने के लिए। हाँ। और उसके बाद आप जो उनको फायरिंग हुई, अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें बात उसकी। कम से कम आप इतनी तो हमें अकल होनी चाहिए कि कौन सी बात कैसे किस तरीके से करनी है बात आपने से। फिर जब रबानी साहब ने जब रजा बनी कहा है कि इसको आप ज्वाइंट सेशन में पेश करें, वहाँ पेश नहीं कर रहे बात इसको, ये क्या बात हुई है ये। अब उससे ये शक पड़ता है कि शायद कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत शौक है बात करने का और हर मामले पे बात करते हैं उस इकोनॉमी के। तो वो इस पे जब उन्होंने ये इज़हार ख्याल किया, उसके बाद से आप देखिए पूरे मीडिया में भी हर जगह, अभी तो मेरे ख्याल शाहवंत कुरैशी साहब ने भी कल इस पर बयान दिया बहुत सख्त किस्म का जी। तो होना भी चाहिए, क्योंकि हम बातें क्या कर रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ फंसे हुए हैं के पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अबूजर आपसे वो मुझे केसेस के हवाले से टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछना है, लेकिन ये जो ग्लोबल सिचुएशन जिसकी बात हो रही है, हमारे सियासी, माशी और अखलाकी बहरान की वजह से आपके ख्याल में हम ट्रेन मिस नहीं कर रहे कि हम रेलेवेंट रहें सिचुएशन में? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर तो जो भी स्ट्रेटजी रखते हैं उसका जिस तरह इजहार करते हैं, अगर पार्लियामेंट इन सेशन होती है और वहाँ सीरियस डिबेट हो रही होती तो हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे होते इस वक्त बैठ के। देखें आयशा,
दो चीज़ें हैं आपको इंटरनेशनल लेवल पे ना रेलेवेंट रखने के लिए, दैट इज़ योर फॉरेन पॉलिसी एंड योर इकोनॉमी। दोनों साइडों पे आई थिंक हम जो हैं वो लैक कर रहे हैं, क्लियर नहीं है। फॉर इंस्टेंस आपकी जो इकोनॉमी है, देखें जिस मुल्क के खाली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2.8 या 3 बिलियन डॉलर्स पे आ चुके हो, तो मेरे ख्याल से उस मुल्क की जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडिंग है वो उसमें कुछ डिक्टेट नहीं कर सकता। वो हमेशा रिसीविंग एंड भी होगा। और आप जब डिपेंडेंट हो ऑन योर नेबर्स, आप चाइना के पास जा रहे हैं जी हमें कुछ इमदाद दे दें, आप जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के पास, उन पे डिपेंडेंट हैं, फिर उन दोनों की इमदाद आपकी डिपेंडेंट है IMF पे जो आपको इमदाद मिलनी है वहाँ से, तो एक ये विशियस साइकिल होता है वो चला हुआ, जिसके आप जब तक आप इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, जहाँ आपकी जो इंटरनेशनल वर्थ है, जैसे एग्जांपल ले लें इंडिया जो है, अगर उसको पूरी दुनिया में ट्रीट किया जाता है एक रिस्पेक्ट के साथ, तो दैट द रीज़न इज़ दैट दे हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसके रिजल्ट में उनके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई है। तो हमारे देखिए बड़े पेचीदा मसाइल है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हमें यहाँ एक एरिया है जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस मिलती है, दैट इज़ हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंस है पूरी दुनिया में, जैसे सी पैक है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पे या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमारी, उस सिचुएशन में हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। इस वजह से अभी इतने ज़्यादा क्राइसिस जो हैं हम इसमें और ज़्यादा जा रहे हैं। इसहाक डार साहब, मिफ्ता साहब को तो ऐसे बाईपास करके आए थे, मेरे ख्याल से वो उनके पास शायद सामरी जादूगर की छड़ी थी कि वो आएंगे और ऐसे इकॉनमी ऊपर चली जाएगी कि हमें पता भी नहीं लगेगा और बिल्कुल खुशहाली हो जाएगी, डॉलर 100 रुपये पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से उन्होंने तो एक टारगेट दिया कि मैं 180-160 पे लेके आऊँगा वो, और अपनी फ़्लाइट पकड़ के 300 पे आपका डॉलर जा रहा है ऑन एवरेज। और इस वजह से आपका बड़े मसाइल हैं। जब तक आप इकोनॉमिकली वायबल नहीं होंगे तो आपके मुल्क की जो इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट या रिकग्निशन होगी वो उस तरह आपको नहीं मिलेगी। तो इस वजह से बड़ी ज़रूरत है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इलेक्शन होगा, एक पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी जो आपके टफ स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेगी। अगर आप नहीं आने देंगे, जो ये हुकूमत ने अगर इसने और फैसले लिए, एक तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनकी अपनी अवाम में कबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो रही है, और साथ साथ ये मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसे सिचुएशन पे ना पहुंचे हम जहां पे इररिपेरेबल लॉस हो जाए। इररिपेरेबल लॉस का मतलब होता है वो लॉस जो आप रिकवर भी ना कर पाए। इस वजह से मेरे ख्याल से जिद छोड़ें, इलेक्शन कराएं, जो भी आ जाए जीत जाए, आके डिसीजन ले जो उसने लेने हैं, ताकि उसको अवाम के सामने वो पहले बोल के आए मैं ये फैसले करूंगा, तो अवाम उसको वोट दे, उसके पास एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक्सेप्टेंस तो होना कि आप ये फैसले जो ले बात सकते के आईनी हो। पेचीदगी है उनको भी पहले देख लेना चाहिए। अबू ज़र, जाने से पहले जरा ये तोशाखाना केस क्या है, इसमें मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठा के डायरेक्शन चेंज होगी केस की या अभी भी परसिस्ट करती है वही? देखें, जो दो केसेस थे खान साहब के जिस पे डिस्क्वालिफिकेशन की कहा जाता था तिलवार लटक रही है, एक तो तोशाखाना का केस है। देखें, ये जो तोशाखाना का जो बॉम्ब फूटा है उसके बाद तो मेरे ख्याल से किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा उस पर, क्योंकि अगर खान साहब पे वो इम्प्लीमेंट होता है तो वो फिर सब पे होगा। और मेंटेनेबिलिटी की बात यह है कि 120 डेज के अंदर आपको करना होता है, वो नहीं किया तो इस बात पे ये उड़ता है केस, बिल्कुल बहुत आराम से उड़ता है। और देखें हमारे चेयरमैन नैब किस खाते में ले रहे हैं इस पे कॉग्निजेंस, उन्होंने खुद रिकॉर्ड के मुताबिक लिया हुआ तोशाखाना का गिफ्ट। और दूसरी बात, तजादात का मजमुआ है ये सारे मामलात, है एक डायरेक्शन है इन सारे हालात में। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।